कितना डिफरेंस होना चाहिए, ये पॉइंट याद कर लो। कितना इनमें डिस्टिलेशन के लिए कितना 25 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में। अगर 25 से कम हुआ तो अगला मैं बता रहा हूँ, इसे नोट कर लो, ठीक है, कर लिए नोट। अगर 25 से कम है, मान लो सिर्फ 10 डिग्री का डिफरेंस है, 15 डिग्री का डिफरेंस है, 12 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। 7वां मेथड दे रखा है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करेंगे? इफ द बॉइलिंग टेम्परेचर इज, इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग टेम्परेचर, difference in boiling temperature is less than 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री केल्विन। अगर 25 से कम है तो उस केस में हमें उसको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि ये जो यहाँ से गैस बन के इधर जा रहा था ना, ये इधर नहीं जाएगा, बल्कि यहीं पे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं पे ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। मैं बता रहा हूँ ये क्या है, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। और इन सभी चैम्बर का अपना अपना टेम्परेचर है। मान लो इसका अपना अलग टेम्परेचर है, T ले लिया, T1 ले लिया, इसका अपना टेम्परेचर है, T2 ले लिया, इसका अपना टेम्परेचर T3 लिया। ये अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन है, मगर इनका डिफरेंस बहुत कम कम है, ठीक। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इस मेथड से कौन सा सॉल्यूशन को सेपरेट करता है? एक दे रखा एयर को, एग्जाम्पल दे रखा, एग्जाम्पल दे रखा, ये किस किस को हम लोग सेपरेट करते हैं? एक है एयर और दूसरा है पेट्रोलियम। इन दोनों को सेपरेट करते हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक। पेट्रोलियम जानते हैं किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को बोलते हैं अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बहुत तरह के हाइड्रोकार्बन का ये एक मिक्सचर होता है पेट्रोलियम, बहुत तरह के हाइड्रोकार्बन का। और उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है? नीचे से हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो अलग अलग गैस जो है, जाहिर है लिक्विड था, लिक्विड से वेपर बनेगा, तो सब अपना अपना भाप बन के सब चला जा रहा है। पता चला 4-4, 5-5 सोल्यूशन भाप बन के चला जा रहा है उस टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, वो सब अलग अलग टेम्परेचर पे वो क्या एकदम चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें जो जाएगा, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट था वो सबसे ऊपर जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट था वो अगले वाला चैम्बर में रुकेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा वो उसके नेक्स्ट वाला चैम्बर में आएगा, उससे जिसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग टेम्परेचर वो उसके नेक्स्ट में आएगा। जैसे मान लो किसी का दे रखा 50 डिग्री, तो 50 वाला सबसे ऊपर है, तो नीचे वाला 55 वाला होगा, उसके नीचे 62 वाला होगा, ये 65 बॉइलिंग टेम्परेचर है। सबसे कम जिसका होगा सबसे ऊपर होगा। और फिर इसका आउटलेट है, यानी कि बाहर में एक सुराख बना हुआ है विंडो टाइप का, वो उससे बाहर की तरफ जाते रहता है, उसमें जाएगा, वो रुकेगा, फिर बाहर चला जाएगा। जैसे पेट्रोल बेसिकली एक गैस होता है जो इस पेट्रोलियम के अंदर मिलता है। हल्के से हीट करेगा ना, पेट्रोल तेज़ी से निकलते हुए ऊपर चला जाता है, सबसे ऊपर टॉप पे जाता है, और पेट्रोल को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि हम लोग बाद में यहाँ पेट्रोल के तो यूज़ करते हैं, हम लोग ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, ठीक है, गाड़ियों को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। उसी में आता है बहुत सारे, जैसे केरोसिन ऑयल भी उसी में मिलता है, ठीक है ना। पेट्रोल को करेंगे तो केरोसिन ऑयल भी, डीजल भी उसी में मिलता है, डीजल भी उसी में मिलता है, ठीक है ना। वैसलीन जो हम लोग मुंह पे लगाते हैं, जितने भी क्रीम्स हैं सब इसमें मिलता है, इसमें रुक जाते हैं वो क्रीम, बाद में निकाल के उसकी प्रोसेसिंग करके उसको और फिर उसका इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बना के देते हैं हम लोग। हज़ारों तरह के क्रीम इससे बनाए जाते हैं, जो इसके अंदर पेट्रोलियम के नीचे जो रेजिड्यू बच जाता है उससे,
ठीक है ना। और जितने भी ये क्रीम है सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। आगे चले हम लोग, आगे चले, तुम्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आ गया। पेट्रोल के लिए तो ऐसे करता है, वो एयर के लिए भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन एयर का एक क्वेश्चन जो आया हुआ, देख लो कहाँ से आया है, बुक में जाके ढूंढना उसे, जो आया हुआ है क्वेश्चन है। मैं पहले बताता हूँ एयर का, ठीक है। एयर का भी सेपरेशन, एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे अब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, उसको कैसे सेपरेट करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। इसे मिटाते हैं हम लोग। क्या दे रखा एयर के लिए कि सबसे पहले एयर तो गैस होता है, उस गैस को इसको हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, यानी गैस ले लिया, प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करते जाएंगे। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे ये जो गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एयर जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब ये लिक्विड का मतलब जितने भी गैस थे, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, आर्गन हो या और दूसरे कार्बन हो, सभी लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इस लिक्विड को हल्के से हल्का सा इसे गर्म करेंगे, हीटिंग, स्लाइटली हीटिंग, स्लोली हीटिंग कर लेते हैं, स्लोली हीटिंग करेंगे, बिल्कुल हल्के से हीट करेंगे। तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले ऊपर चला जाएगा, गैस बन जाएगा। जिसका ज़्यादा होगा वो थोड़ा बाद में गैस बनेगा, और जिसका सबसे कम होगा या जैसे जैसे कम होता जाएगा वो देर से गैस बनता जाएगा। क्या देखा गया है, 3 गैस के बारे में सेपरेट करके दिया है, एक चार्ट बनाया है, इधर मिटा दूँ मैं। क्या दे रखा है ये, ठीक है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, -183, ठीक है, सेल्सियस में, माइनस सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में दे रखा है ये, -183 सेल्सियस है ये। आर्गन का कितना है, -186, -186। नाइट्रोजन का कितना, -196। परसेंटेज के हिसाब से नाइट्रोजन कितना, 78%, ऑक्सीजन कितना, 21%, और आर्गन कितना है, लगभग 1% के आसपास है ये, जो भी है लेकिन पॉइंट में है ये, ठीक है ना। अब देख लो कहाँ से सवाल पूछा था, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज, कहाँ से पूछा, ये चार्ट के इसमें से पूछा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन -183, ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा बुक में देखना, एक टेबल बना हुआ, उस टेबल में यहाँ से पूछा है सवाल, लेकिन है एनसीईआरटी में, कोई नहीं कह सकता बाहर है, ठीक है। तो उसका फुल स्टॉप कॉमा तक आपको उसमें एनसीईआरटी का समझना है। अगर मैथ साइंस, और मैं देखो साइंस में क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और 50 क्वेश्चन उसके आते हैं। बायोलॉजी तो जान ही रहो, पढ़ ही रहोगे, और केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के 35 क्वेश्चन, 34-35 क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम एग्जैक्टली 9 क्लास
10th क्लास के NCERT के बुक्स आएंगे। अगर नहीं करोगे साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा सवाल तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ से तो सिलेक्शन नहीं होता, मैथ से तो रैंक बनाएंगे। मेन सिलेक्शन जो होगा साइंस से होगा, साइंस जी के इंडो इस्लामिक कल्चर, क्योंकि वो बेस बनाएगा और उसके बाद जिसका मैथ ठीक होगा वो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करेगा और फिर वो क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो साइंस तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, जिसमें मेहनत भी नहीं है और सब मैं बता भी रहा हूँ। कितनी बात समझ में? ये चार्ट को याद कर लेना, ये दे रखा है, किसी का भी पूछ सकता है। ज़्यादा कुछ -183 3 ज़्यादा 186 और यहाँ पे 10 ज़्यादा -196। ठीक है, यहाँ पे 3 ज़्यादा। सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग? इसको लिक्विड बना लिया, हल्के हल्के गर्म करेंगे, बहुत ही माइनर टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे। कितनी बात में उसको इस तरह से सेपरेट करेंगे। तो एयर को इस तरह से सेपरेट करते हैं। ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, 7वां मेथड। 8वां जो मेथड 8th मेथड दे रखा है वो दे रखा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन इसमें दे रखा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है उसे सेपरेट करना होता है, तो उसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का बहुत सारा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक कंपाउंड क्या दे रखा, कॉपर सल्फेट। इसको अगर इसको सोल्यूशन से सेपरेट करना होता है तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं और आगे 2 टॉपिक और है, उसे मैं करता हूँ ताकि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए। ये तो तरीके थे, मेथड थे, मेथड टू सेपरेट द सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। और यहाँ पे 8 मेथड को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और कोई भी मेथड किसी भी एग्जाम्पल के साथ आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आगे चले, आगे दे रखा है इसमें एलिमेंट्स। पहले दे रखा फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जानते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल चेंज क्या होता है? ऑल द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सेबल चेंजेस। जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं रिवर्सेबल होते हैं। इट ओनली अंडरगोज अ स्टेट चेंज, ओनली अंडरगोज अ स्टेट चेंज। ठीक है, जैसे मान लो एक सॉलिड है, उसको हीट करेंगे लिक्विड बन जाएगा, उसी लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर बन जाएगा। लेकिन वो सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है। फिर दोबारा से ठंडा करेंगे, गैस से लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा, सेम मटेरियल वापस आएगा। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज होता है। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है? ठीक है ना, द केमिकल चेंज आर द चेंज इन विच द प्रोडक्ट हैव प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट देन रिएक्टेंट्स। ठीक है, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही अलग होते हैं, वो केमिकल चेंज होता है। इट इज़ इरिवर्सिबल ऑल्सो, ये रिवर्सेबल नहीं है। जैसे पेपर को जला दिया, राख बना दिया और दोबारा राख से पेपर बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर राख से पेपर बन जाए। ठीक है, आगे दे रखा है यहाँ पे एक, देख लो, ये पहले बैठ लो, कूलर में बैठ लो बेटा। अब देखना 4 दिन बाद लड़ाई होगी और जिसने लड़ाई करा ना उसकी तो उतनी पिटाई होगी, उसको अलग से मारूंगा मैं कि मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर कूलर बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, 20 दिन के लिए। अगर लड़ाई हो गई तो कूलर बंद हो जाएगा 20-22 दिन तक, जब तक टेस्ट चलता रहेगा इसी में रहोगे तुम। हाँ, रहने दो मोहित, तुम आके बैठ जाओ उसके गोद में। आगे सुनो, क्या बता रहे थे हम लोग? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जानते ही है, एक बहुत ही एक्सलेंट फ्यूल है ये।
हाइड्रोजन बहुत ही एक्सलेंट फ्यूल है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। कितना है ये कैलोरीफिक वैल्यू? 150 किलो जूल पर मोल। इतना किसी का भी नहीं है। पेट्रोल का 55 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, कितनी बात सुन में? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कभी बताएंगे कैलोरीफिक वैल्यू अलग से। तो ये जलता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये अलग से बता रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन क्या होता है? बर्न करता है। सूरज के अंदर क्या जल रहा है? हाइड्रोजन जल रहा है। हाइड्रोजन जलता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है जलाता है इसे, हेल्प टू बर्न। ठीक है, कितनी बात सुन में आई? हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, इनका रिएक्शन कराते हैं आपस में, तो ये बनता है वाटर। ठीक है, वाटर जो है ना आग को बुझाता है। तो एक जलता है, दूसरा जलाता है, इसका नेचर है। लेकिन जब दोनों को रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बुझाता है इन दोनों का, अलग हो गया प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल। कितनी बात सुन में आई? तो इस तरह से केमिकल चेंज क्या बताया? वो चेंज होता है जिसमें प्रोडक्ट का जो नेचर होता है बिल्कुल अलग हो जाता है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। आगे चलते हैं। दो बातें यहाँ पे और दे रखा है और दो तीन मेन पॉइंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद इंडो इस्लामिक कल्चर का क्लास होगा। ठीक है, एक दे रखा एलिमेंट्स और दूसरा दे रखा है कंपाउंड। ठीक, बताते हैं पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है? मोर देन 100 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में। क्या हुआ जब भी बताना? पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में मैं लिख रहा हूँ। वैसे तो 118 से भी ज़्यादा बहुत सारे बुक में मेंशन है, मगर इन्होंने इसमें जो मेंशन किया मोर देन 100 एलिमेंट्स आर देयर। एलिमेंट्स वो होते हैं जो प्योर होते हैं। आगे चले हम लोग, 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। इसमें जो है 92 जो है ना रियल एलिमेंट्स है। रियल बोले नेचुरल, बोले नेचुरल एलिमेंट्स है। बाकी 92 से जितने भी ज़्यादा है वो सब मैन मेड एलिमेंट्स है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। ठीक है, बहुत सारे रदरफोर्डियम, न्यूटेनियम, ठीक है ना, सारे जितने भी सांसें सबका नाम में से एम लगा दो। फरहेनियम, ठीक है ना, आइंस्टाइनियम, सब पे नाम लो। तो फिर तुम कैसे चिल्ला रहे हो 118 कैसे चिल्ला रहे हो जब तो पता ही नहीं। सब साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। जो नए नए बने हैं ना, जिसने बनाया है, डिस्कवर किया है, उसके नाम पे रख दिया गया। आगे चले हम लोग। 11 एलिमेंट्स क्या दे रखा है? ये 11 एलिमेंट्स जो है ना गैसवस स्टेट में है, गैसवस स्टेट में है। ठीक है, 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैस के फॉर्म में मिलते हैं। 2 एलिमेंट ऐसे दे रखा है जो लिक्विड फॉर्म में है। 2 एलिमेंट्स आर इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड का नाम दे रखा है, एक तो मरकरी है, और दूसरा जो है ब्रोमीन है। ठीक है, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड के फॉर्म में है। इसमें ज़्यादातर एलिमेंट जो ना सॉलिड के फॉर्म में है। मैक्सिमम जो है ना मेजर एलिमेंट जो ना मेजर एलिमेंट्स आर इन सॉलिड। ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड के फॉर्म में है। बाकी हम लोग जानते हैं एलिमेंट जो ना मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटालोइड भी है।
ठीक है। एलिमेंट जो है मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, अनमेटलोइड भी है। मेटलोइड का कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। सिलिकॉन, मैं लिख रहा हूँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, बोरोन को भी मेटलोइड में डाला है, ठीक है। आगे चले तो ये जो है एलिमेंट्स के कुछ क्लासिफाइड कर दिया गया, कितना सॉलिड, कितना लिक्विड, कितना गैसीय, नाम लिख दिया यहाँ पे। कंपाउंड्स में एक कंपाउंड को यहाँ पे बहुत मेंशन किया है जो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बता दे रहा हूँ। कंपाउंड में ऐसे तो होने को लाखों करोड़ों कंपाउंड्स है, लेकिन एक जो कंपाउंड है जिसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। ये एक कंपाउंड को डिस्कस किया है, इसका प्रॉपर्टीज लिखा है, ये रोटन एग की तरह है, ठीक है ना। इसका स्मेल जो आता है, जैसे अंडे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं उसका जैसा स्मेल होता है, वही स्मेल हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है, ठीक है। तो ये रोटन एग की तरह तो ये जो अंडे, सड़े हुए अंडे की तरह इसका स्मेल आता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, ये इसका फीचर दे रखा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ स्मेल ऑफ रोटन एग, और वो 4-5 कंपाउंड दे रखा था, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना। यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म।